हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। हम लोग ने अभी देख ले 23 चैप्टर देख चुके हैं पीछे। अब 24वां चैप्टर है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और अपने पास किताब रख के देखते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान क्लियरिटी आएगा। तो ये चैप्टर चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धमान, ये प्राचीन इतिहास लुसेंट का चैप्टर नंबर 24 है, ठीक है। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौंड प्रमुख है, ठीक है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अगर कहा जाए तो गुप्त साम्राज्य जब पतन हो गया तो जो पुष्यभूति वंश था क्या किया था, ये बहुत विशाल साम्राज्य स्थापित किया। कौन? पुष्यभूति वंश, ठीक है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन हुए? पुष्यभूति था। यानी पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर, हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थे। यानी पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? थानेश्वर। कहाँ बनाया था? थानेश्वर। पुष्यभूति राजवंश ने पंजाब एवं हरियाणा में अपनी स्थिति हूनों को हराकर मजबूत की थी। यानी जो पुष्यभूति जो वंश था पंजाब एवं हरियाणा में अपनी स्थिति किसको? हूनों को हराकर क्या किया था? मजबूत किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। यानी प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश की स्वतंत्रता का क्या था? जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। क्या था? प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक क्या थी? उपाधियां धारण की, ठीक है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोवर्मन से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। यानी प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? यशोवर्मन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? यशोमती, जिसके 2 पुत्र कौन? राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री। कौन है? राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। ये राजश्री का जो विवाह था कन्नौज के मौखरी राजा कौन? ग्रह वर्मा के साथ हुआ। अब मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। यानी मालवा के जो शासक था देवगुप्त का क्या किया? देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, ठीक है। यानी मालवा के शासक कौन थे? देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी, ठीक है, और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अब राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। जो राजवर्धन था क्या किया? देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौंड नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। यानी परंतु देवगुप्त के मित्र जो थे गौंड नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब नोट में आते हैं। क्या है? नोट में देखते हैं। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। जो शशांक था जो किस धर्म का? शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया। बोधि वृक्ष यानी बोधगया क्या कर दिया? कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। यानी राजवर्धन की मृत्यु उसके यानी हर्षवर्धन के पिता यानी राजवर्धन की मृत्यु के बाद 1606 ईस्वी में क्या हुआ? 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? हर्षवर्धन को जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। यानी जो हर्षवर्धन था वो कौन सा उपाधि धारण कर? परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया।
तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। यानी हर्ष ने शशांक को पराजित, किसे? शशांक को पराजित करके कन्नौज को क्या कर दिया? अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपना खुद का राजधानी बना लिया। कौन? हर्षवर्धन ने। अब हर्षवर्धन पुलकाशिन द्वितीय, ठीक है, हर्षवर्धन और पुलकाशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की क्या पराजय हुई। यानी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच क्या हुआ? नर्मदा नदी पर तट पर युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? हर्षवर्धन की क्या हो गई? पराजय हो गई। और चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जो चीनी यात्री कौन था? वेनसांग। किसके शासनकाल में आया था? किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नोट में देखते हैं, नोट में क्या दिया है। वेनसांग कौन है? वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, यानी वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यानी वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। वह शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। अब हर्षवर्धन 641 ईस्वी में अपना दूत चीन भेजा था। 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। यानी हर्षवर्धन था 641 ईस्वी में अपने दूत कहाँ भेजा? चीन भेजा। और 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार आए। ठीक है। अब हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। यानी हर्षवर्धन ने क्या किया? कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत अवशेष का बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्षवर्धन के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। यानी हर्षवर्धन के पूर्वज जो थे भगवान शिव और सूर्य के क्या थे? अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्षवर्धन भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। यानी जो कौन था? प्रारंभ में हर्षवर्धन भी अपने कुल देवता कौन? शिव का क्या था? परम भक्त था। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। क्या बन गया? पूर्ण बौद्ध बन गया हर्षवर्धन। अब हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान और बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। यानी हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार महायान और बौद्ध धर्म की क्या था? शिक्षा का प्रधान केंद्र था। अब हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। ये जो वेनसांग था वे स्वयं छठे समारोह में क्या हुआ? सम्मिलित हुआ। अब है वाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। जो वाणभट्ट थे हर्ष के क्या थे? दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। वाणभट्ट के गुरु कौन थे? भरचू थे। वाणभट्ट के गुरु कौन थे? भरचू थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। यानी प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। ठीक है। अब हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। यानी हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते थे। यानी हर्ष के जो अधीन शासक था महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। यानी हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष
हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। यानी प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का जो साम्राज्य था कई प्रांतों में क्या था, विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। यानी प्रत्येक भुक्ति का जो शासक था राजस्थानीय, उपरिक तथा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। भुक्ति का जो विभाजन कहाँ हुआ था, जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। जिसका प्रधान कौन होता था, विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। कई विषय क्या थे, आधुनिक तहसील होते थे। अब ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। यानी ग्राम जो था, ग्राम शासक शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान कौन, ग्राम पटलिक कहा जाता था। अब हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद भंडी, जो भंडी था प्रधान सचिव था। भंडी क्या कहलाता था, प्रधान सचिव। सिहनाद जो था प्रधान सेनापति। सिहनाद क्या था, प्रधान सेनापति। कुंतल जो था अश्व सेना का प्रधान था। कुंतल जो था क्या था, अश्व सेना का प्रधान था। स्कंद जो गुप्त था गज सेना का प्रमुख था। स्कंद गुप्त क्या था, गज सेना का प्रमुख था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। यानी पुलिस कर्मियों क्या कहा गया, चाट या भाट कहा गया। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस अधिकारी पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अब अश्वसेन के अधिकारियों को बृहदेश्वर पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता है। यानी अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। यानी हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। अब हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यानी हर्षवर्धन के समय में जो मथुरा था, कहाँ, मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। नोट में आता है हर्षचरित्र में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल, क्या है, लोकपाल शब्द आया था। यानी हर्षचरित में प्रांतीय शासक के रूप में क्या, कौन सा शब्द आया था, लोकपाल शब्द आया था। ठीक है, अगला चैप्टर है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।